Back to study time with Nikunj. Today we are going to start with the first chapter of class 10 civics, that is power sharing. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पावर कैसे शेयर होती है. पावर, कौन सी पावर? हम पढ़ के आ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं ना, तो सिविक्स में हम कौन सी पावर की बात करेंगे? पॉलिटिकल पावर की. तो पॉलिटिकल पावर कैसे शेयर होती है उसके बारे में हम ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं. अब देखो, इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं तुम्हें बता रहा हूँ. जैसे कि डेमोक्रेसी में एक इंसान के हाथ में सारी पावर्स नहीं हो सकती हैं. जो पॉलिटिकल पावर होती है जिससे हम देश को चलाते हैं, वो पावर अलग अलग गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें डिवाइड हो जाती है. वहीं अगर तुम मोनार्की को देखोगे, वहीं अगर तुम डिक्टेटरशिप को देखोगे, तो वहाँ पे सारी पावर एक आदमी के हाथ में होती है. जैसे कि राजा के हाथ में सारी पावर्स हैं, वही सारा फैसला ले रहा है, वही सब काम कर रहा है. डिक्टेटरशिप में जैसे किंग जोंग उन, अब तुम नॉर्थ कोरिया का देख लो, तो उस एक इंसान के हाथ में सारी पावर्स हैं. तो इसको, लेकिन डेमोक्रेसी में ये सब नहीं चलता. डेमोक्रेसी में सारी पावर एक इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें ये पावर बढ़ जाती है. अब तुमको एक डाउट आएगा कि सर डेमोक्रेसी में भी तो इलेक्शन होता है, वहाँ भी तो हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सारी पावर होती है. नहीं, ये देखो, हमारी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो तीन तरह के, उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या करता है? इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा आते हैं. सब बचपन की बातें हमने पढ़ी हैं. लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा राज्यसभा आते हैं, ये लॉ बनाते हैं. एग्जीक्यूटिव के अंदर पुलिस, सिविल सर्वेंट, जो लॉ बन के आ गया अब उसको पालन करवाने का काम एग्जीक्यूटिव वाले करते हैं. जैसे कि पार्लियामेंट से लॉ बन के आ गया कि अब सबको रोड पे चलते हैं तो हेलमेट पहनना है, तो अब उसको चेक कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव वाले, यानी पुलिस खड़ी होकर रोड पर चेक करेगी सब लोग हेलमेट पहने हो कि नहीं पहने हो. तो ये एग्जीक्यूटिव का काम है. जुडिशरी जो डिस्प्यूट्स के केस में फैसले सुनाती है, जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, तो अब देखो, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है. मतलब केवल वो लॉ बना सकता है, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता. अगर उस लॉ को एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूटिव वाली गवर्नमेंट आ जाएगी. अगर लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा फसाद हो गया तो कोर्ट उस पर जजमेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर जजमेंट नहीं कर सकता. तो देखो, पावर्स जो है तीन तीन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई. और डेमोक्रेसी में यही होता है. डेमोक्रेसी में पावर जो होती है किसी एक इंसान या एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होती है. डेमोक्रेसी के अंदर जो है पावर बंट जाती है. लेकिन डिक्टेटरशिप को देखोगे, मोनार्की को देखोगे, तो वहाँ सारी पावर एक इंसान के हाथ में सारी पावर होती है. और इसलिए तो वो मोनार्की है, डिक्टेटरशिप होती है. और इसलिए हम, यही एक चीज़ है जो कि डेमोक्रेसी को इनसे अलग करता है. तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक वेरी पर्पज़ है. ये समझ में आ गया यहाँ तक. अब दूसरी चीज़ समझो, पावर जो शेयर होती है वो दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में भी शेयर होती है. मतलब, या फिर मैं कहूँ को कंट्री में जितनी कम्युनिटीज़ होती हैं सब में शेयर होती है. जैसे कि एग्जांपल समझो, हमारे इंडिया में कितने सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं, कितने सारे अलग अलग कास्ट हैं, कितने सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं. कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हमारे कंट्री में रहते हैं. ठीक है, जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग तरह से रहते, खाते पीते, सब कुछ सबका अलग है. लेकिन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हर एक इंसान को बराबर का अधिकार है. ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है. हर एक इंसान को, हर एक इंडियन को बराबर के राइट्स मिले हुए हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है. तो हम सब बहुत प्यार मोहब्बत से अपने देश में रह रहे हैं. लेकिन अब एक दूसरे कंट्री के बारे में सोचो जहाँ पे सारी पावर एक कम्युनिटी के लोगों को सारी पावर दे दी जाए और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को कोई पावर ना दी जाए. तो वैसी कंट्री में क्या होगा? तो आप कहोगे सर वैसी कंट्री में तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, वैसी कंट्री में तो दंगे हो जाएंगे. यही चीज़ है. तो पावर शेयरिंग कम्युनिटीज़ के बीच में भी, एक कंट्री में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं उन सब के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है. उन सबको भी इक्वल राइट्स देने पड़ते हैं, तभी कंट्री चल पाती है. तो इस लिहाज से भी जो हमारी पावर शेयरिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. अब हम अपने इस चैप्टर में दो स्टोरीज पढ़ने वाले हैं. दो स्टोरीज, दो देशों की स्टोरीज पढ़ने वाले हैं. मगर मैं और स्पेसिफिक होकर बोलूँ तो पहली स्टोरी हम पढ़ेंगे बेल्जियम और दूसरी पढ़ेंगे श्रीलंका की. और फिर आपको पता चलेगा कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना कम्युनिटीज़ में पावर शेयर होने की, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, तब आपको ये थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा. तो ये पूरा ओवरव्यू मैंने अभी आपको दिया. ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन एक एक लाइन का जो एक्सट्रैक्ट है
पूरा आपको बता रहा हूँ और उससे ज़्यादा आपको बता रहा हूँ। तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, मोर देन सफिशिएंट होने वाला है, 110% सफिशिएंट होने वाला है आपके एग्जाम्स में फुल स्कोर कराने के लिए। बस मैं जो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से, शांति से कान लगा के सुनते जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। अब देखो, हम जो पढ़ने वाले थे बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी, ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर। इसके जो बॉर्डर्स लगते हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से पड़ते हैं। और अगर इसकी एरिया की बात की जाए तो ये हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। सोचो पूरी कंट्री है लेकिन हमारे हरियाणा स्टेट से भी एरिया वाइज छोटा है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ इसकी पॉपुलेशन, मतलब बहुत छोटी सी कंट्री है। तो जो हमारा एक स्टेट ही इससे एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है। तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर। लेकिन मसला क्या होता है कि ये जो कंट्री है ना, इसमें दो अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। दो अलग अलग ग्रुप्स, हाँ देखो, एक ग्रुप है डच स्पीकिंग कम्युनिटी। डच स्पीकिंग कम्युनिटी मतलब डच भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है। और दूसरी कम्युनिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। समझ में आ गया। अब ये जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, डच बोलने वाले लोग, ये इस कंट्री में मेजॉरिटी में है, मतलब इनके पास इनकी संख्या ज़्यादा है। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है, उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है। अब देखो, और मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 59% जो हैं वो डच बोलते हैं और 40% जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। 59% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और बचे 1% लोग जर्मन लैंग्वेज भी बोलते हैं। बहुत छोटी ग्रुप है जर्मन्स का। जो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग 1% इस कंट्री में रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस छोटी सी कंट्री बेल्जियम के अंदर दो स्टेट्स हैं। अब ये बेल्जियम का मैप आपके सामने है। अब इस जो मैप में आप दो रीजन्स देख पा रहे होंगे, एक येलो कलर का, एक रेड कलर का। जो रेड कलर का है इसको हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश स्टेट। जैसे कि हमारे इंडिया में होते हैं ना अलग अलग स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स होते हैं ना, वैसे ये छोटी सी कंट्री, इसके अंदर दो ही स्टेट्स हैं। पहला है ये येलो वाला, दूसरा है रेड वाला। येलो वाले का नाम है फ्लेमिश रीजन। येलो वाले का क्या है नाम? फ्लेमिश रीजन। और यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। और ये जो रेड वाला है इसका नाम है वेलोनिया रीजन। रेड वाले का नाम क्या है? वेलोनिया रीजन। और यहाँ जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। समझ में आ रही बात? डच भाषा बोलने वाले लोग इस पीले वाले एरिया में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रेड वाले एरिया में रहते हैं। रेड वाले एरिया का नाम क्या है? वेलोनिया। और जो येलो वाले एरिया का नाम क्या है? फ्लेमिश। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब और जो जर्मन बोलते हैं ना, बचे हुए 1% छोटी सी कम्युनिटी जर्मन लोग, वो यहाँ पे रहते हैं। ये जो आपको शेडेड सा अलग अलग रीजन दिख रहा होगा, यहाँ पे जर्मन लोग रहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पूरी कंट्री का कॉम्पोजिशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन है। एथनिक मतलब कि किसी अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते हैं। तो ये हमारी पूरी कंट्री का, हमारी नहीं, बेल्जियम कंट्री का ये पूरा कॉम्पोजिशन है। समझ में आ गया? अच्छा, एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। इस कंट्री की जो कैपिटल है वो है ब्रसेल्स। ये ऑरेंज वाला रीजन जो आप देख पा रहे होगे। तो अब मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि पूरी कंट्री के अंदर डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, 59% है टोटल पॉपुलेशन के, और फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं, वो 40% ही हैं पूरी पॉपुलेशन के। मैंने बताया था ना। लेकिन जब हम इस कंट्री की कैपिटल में आते हैं, ब्रसेल्स में आते हैं, जो इस कंट्री की कैपिटल है, यहाँ पे जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं ना, जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है, ब्रसेल्स के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में आ जाते हैं। वो 80% है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। और जो हमारे डच बोलने वाले लोग हैं, जो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में हैं, वो ब्रसेल्स में आके माइनॉरिटी बन जाते हैं और केवल 20% रह जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी कहीं पे होगा, हाँ देखो, ब्रसेल्स जो कैपिटल है वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। मतलब देखो, पूरी कंट्री के अंदर डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन कैपिटल के जब हम अंदर, राजधानी के अंदर आते हैं देश की, तो वहाँ पे डच बोलने वाले लोग कम हो गए हैं। और फ्रेंच बोलने वाले लोग जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में हैं,
वहाँ, लेकिन जब कैपिटल में हम आते हैं तो कैपिटल के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक और मज़े की बात, ये जो ब्रसल रीजन है, जो ब्रसल हमारा सिटी है, जो कैपिटल है, वो इस फ्लेमिश रीजन के अंदर आता है। फ्लेमिश रीजन में डच बोलने लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बोल सकते हो ब्रसल्स को। ब्रसल एक एक्सेप्शन सिटी है यहाँ पे, जहाँ पे पूरी कंट्री में जो है उसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और बात, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं ना, वो थोड़े कम है पॉपुलेशन वाइज, लेकिन ये कम्युनिटी बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और बड़े बड़े बहुत रिच कम्युनिटी है, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, एलाइट क्लास के लोग इस कम्युनिटी में रहते हैं। मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग भले माइनॉरिटी में हैं, लेकिन ये लोग बड़े अमीर हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं कंट्री में, ठीक है। अब डच जो बोलने वाले लोग हैं, जो मेजॉरिटी में, अब उनके पास एक ऑप्शन है कि वो क्या करें, वो देश का बंटवारा कर लें, वो फ्रेंच बोलने वालों से लड़ाई कर लें, उनको भगा दे मार के। यही हो सकता है ना, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि इतने रीजन्स पूरे बटे हुए हैं और इतने अलग अलग पॉपुलेशन के नंबर्स हैं, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन आगे देखो क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं या नहीं होते हैं, अभी आप इसको हम यहीं पे पॉज देंगे। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। फिर अब हमने ब्रसल्स बेल्जियम के बारे में पूरा जान लिया कि बेल्जियम में कितने परसेंट लोग क्या 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 हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं श्रीलंका की तरफ, उसमें क्या हाल है ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब श्रीलंका के बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो है नहीं, हमारे पड़ोसी कंट्री है। तो श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, हरियाणा की पॉपुलेशन के लगभग लगभग बराबर ही आती है, ठीक है। श्रीलंका के अंदर 2 कम्युनिटीज़ रहती हैं, एक है सिन्हाला स्पीकर और दूसरे हैं तमिल स्पीकर। सिन्हाला एक लैंग्वेज होती है, जिसको नहीं पता, तो यहाँ पे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग 74% हैं और तमिल बोलने वाले लोग 18% हैं। जैसे हमने पढ़ा था बेल्जियम में डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में, फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में, डच स्पीकर्स 59%, फ्रेंच स्पीकर्स 40%। पढ़ाया था ना मैंने आपको, याद कर लो ये सारी चीज़ें, ठीक है। 2-3 बार रीडिंग करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा ये सब, ठीक है। लेकिन अब श्रीलंका में 2 अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, एक है सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है, जो जिसकी पॉपुलेशन है 74%, और दूसरी है तमिल स्पीकर जो है 18%, ठीक है। ये श्रीलंका का हाल है। इसके अलावा ये जो तमिल लोग हैं ना, ये भी 2 तरीके के होते हैं श्रीलंका के अंदर। एक है श्रीलंकन तमिल, जिनकी पॉपुलेशन है 13%। श्रीलंकन तमिल का मतलब जो शुरू से श्रीलंका में रहते हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और दूसरे हैं इंडियन तमिल। इंडियन तमिल वो उनको आप बोल सकते हो जो इंडिया से, जिनको ब्रिटिशर्स पकड़ के इंडिया से लेके गए थे श्रीलंका में। जब पहले के टाइम पे इंडिया और श्रीलंका सब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, तो ये हमारे देश से पकड़ पकड़ के लोगों को ये लोग श्रीलंका लेके गए थे काम करवाने के लिए, मजदूरी करवाने के लिए। तो बहुत, जब देश आज़ाद हो गया तो बहुत सारे इंडियंस श्रीलंका में जाके बसे रह गए, तो वो वापस लौट के नहीं आए, तो उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स वहाँ पे, ठीक है। तो श्रीलंका का समझ में आया केस। श्रीलंका में एक है सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग, और दूसरे हैं तमिल स्पीकर, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग। तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी 2 तरीके के होते हैं, एक है श्रीलंकन तमिल जो वहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, और दूसरे हैं इंडियन तमिल। समझ में आ गया ये श्रीलंका का हाल है। इसके अलावा श्रीलंका के अंदर 7% पॉपुलेशन ऐसी है जो क्रिश्चियंस की है, जो तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन है 7% श्रीलंका के अंदर। अब मुझे पता है तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहोगे, इतना सारा डाटा देखे तो कंफ्यूज मत हो, मैं शुरू से तुमको बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप के अंदर। बेल्जियम के अंदर डच स्पीकर्स रहते हैं, फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं। डच स्पीकर्स 59% मेजॉरिटी, फ्रेंच स्पीकर्स 40% माइनॉरिटी। बेल्जियम का केस हो गया। श्रीलंका के अंदर सिन्हाला लोग रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं। सिन्हाला लोग 74%, तमिल लोग 18%। सिन्हाला मेजॉरिटी में है, तमिल माइनॉरिटी में श्रीलंका के अंदर। अब हम पढ़ेंगे मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। मतलब कि अब तक हमने पढ़ लिया बेल्जियम के अंदर क्या हाल है, श्रीलंका के अंदर क्या हाल है। श्रीलंका के अंदर 74% सिन्हाला, 18% तमिल, ठीक है। यह श्रीलंका के अंदर का हाल है। अब
हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका ने अपनी इस डाइवर्सिटी को कैसे इसको मैनेज किया। देखो सिन्हाला लोगों ने क्या, श्रीलंका में लोगों ने क्या किया, श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, ठीक है। आज़ाद होने के बाद 1956 के अंदर ही सिन्हाला लोग जो थे उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, एक कानून बना दिया। क्या? उस कानून में इन्होंने कह दिया कि सिन्हाला लैंग्वेज ही आज से श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। मतलब तमिल से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिन्हाला लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो बुद्धिज्म है वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है, उन्होंने घोषित कर दिया। अच्छा अब देखो, जो तमिल बोलने वाले लोग थे ना वो ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम्स वहाँ पे थे, और जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के थे, रिलीजन के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। तो श्रीलंका में क्या हुआ, 1957 में इन्होंने एक एक्ट पास किया। एक्ट पास करके ये कहा कि देखो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो आज से सिन्हाला हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बुद्धिज़्म हमारा नेशनल रिलीजन है, बाकी तमिल स्पीकर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने एक ऐसा रूल पास कर दिया 1956 में, डेट याद रखना, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया कि अगर आप नेशनल लैंग्वेज बन चुकी है सिन्हाला, तो अब आपको गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सिटी में आना है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको कुछ भी करना है, तो अब आपको सब कुछ के लिए सिन्हाला लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब जो बेचारे तमिल लोग थे ना, इनके साथ बड़ा बुरा हुआ। अब बेचारे कहाँ जाएं? अब इनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो ये अपनी लैंग्वेज छोड़ के सिन्हाला लैंग्वेज बोलना सीख लें, या तो देश छोड़ के चले जाएं। दो ही ऑप्शन बेचारों के पास बचा। तो इन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें अलग स्टेट बनाकर दे दो। अलग स्टेट मतलब, जैसे फिर बता रहा हूँ, जैसे हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे, तो उसी तरीके से इन्होंने भी कहा कि देखो हम कंट्री को नहीं बांट रहे हैं, हमें कंट्री के अंदर ही एक स्टेट बना के दे दो, तमिल ईलम करके, ईलम का मतलब स्टेट होता है, एक तमिल ईलम करके एक हमें स्टेट बना के दे दो, हम उसके अंदर हमें कुछ पावर्स दे दो, हम हंसी खुशी वहाँ पे रह लेंगे। देखो तमिल ईलम का यहाँ पे आ गया, तो और हम वहाँ से खुशी वहाँ पे रह लेंगे, और हमारी लैंग्वेज को भी बराबर का मान सम्मान दो। लेकिन सिन्हाला लोगों ने क्या किया, कहा कि नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमारी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज है, हमारा रिलीजन नेशनल रिलीजन है, हम यहाँ पे मेजोरिटी में हमारा ही चलेगा, और जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम्स और क्रिश्चियन हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग और बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग ही बस श्रीलंका में, इनको ही प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर का मतलब, सिविल वॉर मतलब कि देश के अंदर ही गृह युद्ध हो गया, तमिल और सिन्हाला स्पीकर्स के बीच में गृह युद्ध हो गया। क्योंकि अगर तुम किसी को दबाओगे तो जाहिर सी बात है वो लोग रेजिस्ट करेंगे। तमिल्स के अंदर भी बड़े बड़े लीडर्स आ गए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, और फिर क्या हुआ, 1980s के अराउंड में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी तमिल के अंदर। तमिल लोगों को के राइट्स को उनकी आवाज़ को उठाने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ गए, बहुत सारे नेता उनकी में से उठ के चले आए, और फिर ये गृह युद्ध हो गया श्रीलंका के अंदर। ये जो सिविल वॉर थी, जो ये गृह युद्ध था, वो 2009 में जाके खत्म हुआ। लेकिन फिर इसका जानते रिजल्ट क्या हुआ, श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी, श्रीलंका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो अब समझ में आया कि केवल मेजॉरिटी का बात सुनना और केवल मेजॉरिटी को सारे राइट्स दे देने से क्या हुआ, देश पूरा बर्बाद हो गया। अगर आपको क्या करना चाहिए था इसकी जगह, अगर सिन्हाला स्पीकर्स को और तमिल स्पीकर्स को, दोनों को अगर बराबर के राइट्स दिए गए होते, दोनों को बराबर का मान सम्मान और स्टेटस दिया गया होता श्रीलंका के अंदर, तो क्या कभी युद्ध नहीं होता, कभी सिविल वॉर नहीं होती, और देश बहुत आगे जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1956 के अंदर एक्ट पास करके सिन्हाला लैंग्वेज को सर्वसर्वा बना दिया, उनको सुप्रीम पावर बना दिया। तो फिर क्या हुआ, तमिल स्पीकर्स ने विद्रोह किया, सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर के बाद पूरी कंट्री की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बर्बाद हो गया, और कंट्री कई सौ साल पीछे चली गई। ये श्रीलंका में ये हाल हुआ। अब देखो, बेल्जियम वाले बड़े बुद्धिमान थे। बेल्जियम ने क्या किया, एकोमोडेशन किया। एकोमोडेशन का मतलब सबको साथ लेके चलना। बेल्जियम वालों ने बोला कि देखो हम तो श्रीलंका जैसी गलती नहीं करेंगे, हम अपने देश का वैसा हाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कंट्री में जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी हमारे यहाँ हैं, जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो भी हमारे अपने हैं, और जो जर्मन स्पीकर्स हैं वो भी हमारे अपने हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबको इक्वल राइट्स देंगे, ठीक है। उन्होंने ऐसा करने के लिए 1970 से 1993 के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस लाए। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशंस 4 टाइम्स। 4 टाइम्स उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाए, अलग अलग प्रोविजंस लाए।
जिससे कि जो हर कम्युनिटी है बेल्जियम के अंदर, चाहे वो डच स्पीकर्स हों, चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स हों, चाहे वो जर्मन स्पीकर्स हों, सबको बराबर बराबर का राइट दिया जाए। उसके लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस किए, सबको बराबर बराबर राइट दिया। अब तो देखोगे कि उन्होंने जो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए, तो कौन कौन से चेंजेस उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के आए। देखो 4 मेन चेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं। जो पहला देखो क्या है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने सबसे पहला प्रोविजन लाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स दोनों के मिनिस्टर्स की जो नंबर है वो इक्वल रहेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा पॉलिटिकली। दूसरा देखो, दूसरा है many powers of the central government have been given to the state governments of 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स थी, अब हम स्टेट्स को फ्रीडम देंगे। वहाँ पे 2 स्टेट्स थे, याद है ना, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश में डच बोलने वाले लोग रहते थे और वेलोनिया में फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत सारे मुद्दों पे फैसले स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से ले सकती हैं और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई सफाई देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा उन्होंने कहा। तीसरा देखो, ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच टू बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो याद है ना, ब्रसेल्स में केस पूरा उल्टा था। पूरे देश में डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे। लेकिन ब्रसेल्स में क्या था, ब्रसेल्स में केस ही उल्टा था। ब्रसेल्स के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में आ गए थे और डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में आ गए थे। ब्रसेल्स में केस उल्टा था, याद है ना। तो वही हुआ। तो ब्रसेल्स के इस स्पेशल केस को डील करने के लिए उन्होंने कहा क्या कि ब्रसेल्स जो हमारी कैपिटल है, इसके अंदर एक अलग सी गवर्नमेंट रहेगी इसको संभालने के लिए, सिर्फ इसके लिए एक अलग सी गवर्नमेंट रहेगी। और इसमें भी दोनों जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो उसमें फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स दोनों इक्वल नंबर में रहेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। देखो कंट्री के अंदर डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने माना कि ठीक है मिनिस्टर्स की जो नंबर है वो डच और फ्रेंच दोनों का इक्वल रहेगा। इसी तरीके से ब्रसेल्स जो कैपिटल था उसके अंदर फ्रेंच मेजॉरिटी में थे, वो ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने भी माना कि जो मिनिस्टर्स या जो ऑफिशियल्स का नंबर रहे दोनों जगह इक्वल रहेगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सबने स्वीकार किया कि हर जगह जो भी गवर्नमेंट होगी वहाँ पे फ्रेंच और डच दोनों की जो ऑफिशियल्स हैं इक्वल नंबर में रहेंगे। ठीक है, ये तीसरा प्रोविजन था। चौथा प्रोविजन और एक बड़ा यूनिक प्रोविजन लाया था कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट करके एक सिस्टम लाया। इसके अंदर हर कम्युनिटी के लोग, जैसे कि डच स्पीकर्स हैं, जैसे कि फ्रेंच स्पीकर्स हैं, जैसे कि जर्मन स्पीकर्स हैं, सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें आएंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके भेजेंगे। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो फैसले ले सकती कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के जो रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर फैसले ले सकती है। जैसे कि देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या है, जैसे कि डच स्पीकर्स हैं उनकी लैंग्वेज अलग है, तो जाहिर सी बात है उनका कल्चर, उनकी कुछ बिलीव्स, उनकी कुछ प्रैक्टिसेस अलग होंगी। जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनके रहने सहने का तरीका अलग है। जर्मन स्पीकर्स का भी सब कुछ अलग होगा। तो कल्चरल इश्यूज़ पे फैसले लेने के लिए जो उनके रिलीजन से, जो उनके बिलीफ से जो एसोसिएटेड है, जो कल्चरल इश्यूज़ पे फैसले लेने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसके अंदर हर जो ग्रुप था उसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यानी कि हर ग्रुप से इक्वल नंबर के लोग इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा लेंगे। अब बेल्जियम का जो ये सिस्टम था उससे बहुत फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ कि जो हाल श्रीलंका में हुआ था, सिविल वॉर हो गई थी, मारकाट हो गया था, पूरा श्रीलंका बर्बाद हो गया था, वैसा हाल बेल्जियम में नहीं हुआ। बेल्जियम में सब लोग खुश हो गए कि डच स्पीकर्स भी खुश हो कि हमें भी बराबर राइट मिल रहा है, फ्रेंच स्पीकर्स खुश हो कि हमें भी बराबर राइट मिल रहा है। तो सारे लोग खुश होकर यहाँ पर रहने लगे। तो इनका सिस्टम क्या था, मैं फिर से बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। 4 इन्होंने मेन पॉइंट्स इनके सिस्टम में थे। पहला क्या कि कंट्री के अंदर डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स की जो मिनिस्टर्स होंगे वो उनकी जो नंबर होंगी वो इक्वल होगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये पहला पॉइंट था।
दूसरा क्या था कि बहुत सारी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी अब वो फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास हो जाएगी, मतलब वो अपनी अपनी रीजन के हिसाब से फैसले ले पाएंगे। तीसरा क्या किया कि ब्रसल्स के अंदर एक अलग गवर्नमेंट बना दी और कहा कि इस गवर्नमेंट में भी फ्रेंच और डच दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इक्वल होगा। चौथा क्या किया, कहा कि कल्चरल मुद्दे जो अलग होते हैं, जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, कि हर इसमें कम्युनिटी की जो कल्चर होता है वो बड़ा उसको लेकर सेंसिटिव होते हैं। बहुत लोगों के अंदर बहुत है ना कि मेरा कल्चर, मेरी लैंग्वेज, मेरी संस्कृति, इसको बचाया जाए। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी और कहा कि इस गवर्नमेंट में हर जो कम्युनिटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और कल्चरल इश्यूज़ पे ये लोग उस हिसाब से अपने फैसले लेने के लिए फ्रीडम इनके पास पूरी होगी। तो ये चार इनके मेन पॉइंट्स थे, इनके जो सिस्टम के इनके चार मेन पॉइंट्स थे, जिससे इन्होंने बेल्जियम में सिविल वॉर जो हो सकती थी उसको होने से रोक लिया। तो देखो कितना डिफरेंस था दोनों में। श्रीलंका ने क्या किया, कहा कि मेजोरिटी को हम मानते हैं, मेजोरिटी जो कहेगी वही होगा, तमिल्स को हम भगा देंगे, सिन्हाला कम्युनिटी रहेगी केवल। क्या हुआ, सिविल वॉर हो गई, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। बेल्जियम में क्या हुआ, कहा कि नहीं, जितने लोग रहते हैं, चाहे डच स्पीकर्स हो, चाहे फ्रेंच स्पीकर्स हो, चाहे जर्मन हो, सब हमारे अपने, सबको बराबर राइट्स देंगे, सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन देंगे, सबको बराबर अधिकार देंगे। तो क्या हुआ, बेल्जियम आज बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, और श्रीलंका पूरा तबाह हुआ पड़ा है। तो देखो डिफरेंस देखो दोनों में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कार्टून दिया हुआ है आपकी बुक में। क्या है, देखो एक कार है और उसके अंदर दो स्टेयरिंग बने हुए। अब क्वेश्चंस यहाँ पे कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी उतने नहीं आते यहाँ से, लेकिन पिक्चर आपके एनसीईआरटी में दी तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मेरा काम एक्सप्लेन करना। तो ये एक कार है और दो स्टेयरिंग लगे हुए हैं, इसके अंदर लिखा गया फाइन जर्मन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जर्मनी के अंदर दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज, एक छोटी सी पिक्चर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका आपके उस चैप्टर्स को लेना देना नहीं है, लेकिन पावर शेयरिंग जो है उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दे दी गई, देखो क्या है, एक कार है, दो स्टेयरिंग है, क्यों, और लिखा है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, क्यों, जर्मनी के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जर्मनी के अंदर एक दूसरे की सबसे बड़ी वाली राइवल्स थी, सबसे बड़ी वाली दुश्मन थी। मतलब दोनों की जो विचारधारा थी, दोनों की जो आइडियोलॉजीज थी, पूरी एक दूसरे से डिफरेंट थी। जैसे कि अपने यहाँ से तुम एग्जाम्पल एक समझो, बीजेपी और कांग्रेस एकदम दूसरे से डिफरेंट है ना, एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। ऐसा ही सिस्टम इन दोनों पार्टीज का भी था जर्मनी के अंदर। लेकिन क्या हुआ, 2005 के इलेक्शंस में जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं पा पाई दोनों में से, तो दोनों को कोलिएशन करना पड़ा। दोनों को कोलिएशन का मतलब होता है गठबंधन करना पड़ा, और कोलिएशन में अपनी गवर्नमेंट चलानी पड़ी, गठबंधन करके अपनी सरकार चलानी पड़ी थी। ठीक है, और इसलिए दिखाया गया कि एक कार है और दो स्टेट, चलाने वाले दो हैं, मतलब कि एक जर्मनी और चलाने वाली दो जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, पूरी तरीके से डिफरेंट है, जो जानी दुश्मन है एक दूसरे के, उन दोनों को साथ आना पड़ा, उन दोनों को पावर शेयर करनी पड़ी और उन दोनों को देश चलाना पड़ा। तो एक कार दो स्टेयरिंग, ये यहाँ पे समझाया गया है इस कार्टून में। छोटा सा एक कार्टून था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। अब ये जो आपका टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, और ट्रस्ट मी ये एज इट इज छपा छपाया क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिल जाएगा, हर साल आता है। नहीं विश्वास है तो किसी भी सेट, हर साल पिछले जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उठा के देख लो, हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। कहीं कहीं वर्ड डिफरेंट करते, क्या पूछ देगा कि वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, लिस्ट टू वेज वाई पावर शेयरिंग, लिस्ट टू रीजन्स वाई पावर शेयरिंग इज वेरी नेसेसरी, या फिर ऐसे यही एग्जैक्ट यही लिख देगा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। मतलब क्या इसका कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, क्यों पावर शेयरिंग करनी चाहिए। भाई अच्छा खासा एक इंसान के हाथ में पावर दे दो ना, एक कम्युनिटी के हाथ में सारी पावर दे दो ना, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में हर साल पूछा जाता है और हर साल पूछा जाएगा फ्यूचर में भी, तो अच्छे से समझना इसको। देखो इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल का रीजन, प्रूडेंशियल का मतलब क्या, देखो यहाँ दिया प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब होता क्या है, प्रूडेंशियल का मतलब होता है जब हम कोई फैसला लॉजिकली लेते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हो लॉजिकल रीजन, जब हम प्रॉफिट लॉस को पूरा कैलकुलेट करके कोई फैसला लेते हैं, लॉजिकल रीजन। तो लॉजिक ये है पावर शेयरिंग के पीछे का कि जब हम पावर शेयरिंग कर देते हैं ना, तो इससे
लड़ाई झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। मतलब पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे लड़ाई झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हर कम्युनिटी के लोगों को बराबर की पावर दे दोगे तो सब खुश रहेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। जैसे अपनी इंडिया में देखो सबको बराबर है तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। जैसे बेल्जियम में हो गया, सबको बराबर मिल गया पावर तो सब खुश हैं। और अगर नहीं मिलेगा, जैसे श्रीलंका में हुआ, तो क्या होगा? सिविल वॉर होगी। तो पावर शेयरिंग का एक बहुत अच्छा लॉजिकल रीज़न है, जिसको हम प्रूडेंशियल रीज़न बोल रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि उससे लड़ाई झगड़े होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है मॉरल रीज़न। मतलब मॉरली अगर देखो तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या कहती है? कि सबको बराबर के राइट्स दो। ठीक है। डेमोक्रेसी क्या कहती है? कि अगर कोई लॉ बन रहा है और अगर मैं या आप उस लॉ से इफेक्ट होने वाले हैं तो हमारे पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि हम उस लॉ के विषय में बोल पाएँ। अगर सरकार हमारे ऊपर कोई कानून बना रही है जो हमें इफेक्ट करेगा तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए, हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट से पूछ पाएँ कि आप हमारे ऊपर ये लॉ क्यों बना रहे हो, हम क्वेश्चन कर पाएँ। ये डेमोक्रेसी सबको बोलती है। ये तो डेमोक्रेसी का एक वेरी पर्पज़ है कि हर इंसान को बराबर की राइट्स मिले, बराबर की पावर मिले। तो ये तो डेमोक्रेसी का बेसिक फंडा एक तरीके से पावर शेयरिंग। तो ये मॉरल रीज़न हो गया। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, पहला रीज़न क्या है? लॉजिकल रीज़न जो है प्रूडेंशियल रीज़न। दूसरा क्या है? मॉरल रीज़न। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बड़ी सी हेडिंग डालना प्रूडेंशियल रीज़न। उसके अंदर बताना कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इससे लड़ाई झगड़े होने के चांसेस, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं क्योंकि सबको बराबर के राइट्स मिल जाते हैं। पहला डालना प्रूडेंशियल रीजन, इसका मतलब होता है लॉजिकल रीजन। और दूसरी हेडिंग डालना, उसमें लिखना मॉरल रीजन। मॉरल रीजन ये बताना कि देखो डेमोक्रेसी का वही पर्पज यही होता है कि सबको बराबर के राइट्स मिले, बराबर की पावर मिले। तो इसलिए ही पावर शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि एक इंसान के हाथ में सारी पावर्स डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी हमें यही सिखाती है। और अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो ये तो एक हमें कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास, पावर शेयरिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो ये मॉरल रीजन हो गया। और जो पहला था वो था प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब लॉजिकल रीजन। तो ये दो पॉइंट्स आपको अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और आपको ये लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और स्टोरी दी गई, खलील। कितनी स्टोरी दी गई? आप पूछो सर कितनी स्टोरी है? बेल्जियम की स्टोरी पढ़ ली, श्रीलंका की स्टोरी पढ़ ली, अभी इसके बाद ये जर्मनी की स्टोरी पढ़ ली है। अब ये लास्ट है, पढ़ लो उसको भी, फिर इसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म है। खलील्स डायलेमा। ठीक है, खलील्स डायलेमा का मतलब क्या है? डायलेमा का मतलब होता है कन्फ्यूजन। खलील के अंदर कन्फ्यूजन, मतलब एक खलील एक लड़का है और उसको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्टोरी ना विक्रम बेताल के फॉर्मेट में दी गई। मतलब जैसे आपने सुना ना बेताल है भूत, जो विक्रम के कंधे पे बैठा रहता है, उससे क्वेश्चन कहानी सुनाता है, फिर क्वेश्चन पूछता है, उसी फॉर्मेट में ये स्टोरी भी दी गई है। अब देखो मैं स्टोरी आपको पूरी सुना देता हूँ और फिर आपको से कुछ क्वेश्चंस हैं जो फिर आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। देखो क्या है कि खलील एक लड़का है जो कि लेबनान में रहता है। ठीक है, लेबनान एक कंट्री है, उसमें ये लड़े रहता है और उसकी कौन सी बेरिट सिटी है। सिटी का नाम क्या है? बेरिट। ये सिटी है और ये कहाँ पे है? लेबनान एक कंट्री है, यहाँ दिया लेबनान। ठीक है, उसकी बेरिट सिटी में जो कैपिटल है उसकी, यहाँ पे खलील रहता है। ठीक है, खलील के जो फादर हैं, खलील के जो पिताजी जो पापा हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। और उसकी जो मदर है वो है सुन्नी मुस्लिम। मतलब देखो मदर फादर अलग अलग रिलीजन के हैं। ठीक है, और ये लेबनान में बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि लेबनान में क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी इक्वल नंबर में है। मतलब कि 50-50 का यहाँ पे वो चीज़ें हैं। देखो 50% क्रिश्चियंस रहते हैं, 50% मुस्लिम रहते हैं। और यहाँ पे ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि लोग एक दूसरे के रिलीजन में शादियाँ करते हैं। मतलब मुस्लिम क्रिश्चियंस की वेडिंग यहाँ पे बहुत कॉमन है। और उसी लिए आप देख पा रहे होगे कि खलील के जो फादर हैं वो क्रिश्चियन है और मदर जो है सुन्नी मुस्लिम है। क्रिश्चियन में कौन से? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। इसको नहीं पता, जैसे कि हिंदूज़ में होता है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदूज़ में होता है, मुस्लिम्स में होता है ना शिया सुन्नी। उसी तरीके से क्रिश्चियंस में भी सेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं और कैथलिक्स होते हैं। तो यहाँ प्रोटेस्टेंट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स और कैथलिक का ही आपको कहानी मिलेगी देखने के लिए। तो इसके जो फादर है वो है एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्रिश्चियंस में एक सेक्ट होता है ऑर्थोडॉक्स, ये समझ लो। और मदर क्या है? सुन्नी मुस्लिम है।
ठीक है। अब देखो, लेकिन अब इस कंट्री में क्या, मैंने क्या बताया कि क्रिश्चियन और मुस्लिम बराबर दोनों की पॉपुलेशन है, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे में शादियां भी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार क्या होता है ना, लेबनान के अंदर सिविल वॉर हो जाती है किसी रीज़न से, मतलब कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम आपस में लड़ जाते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, क्रिश्चियंस जो थे ना वो फ्रांस से सपोर्ट मांगते हैं, फ्रांस भी में क्रिश्चियन कंट्री है, तो वो फ्रांस से सपोर्ट लेते हैं। और जो मुस्लिम होते हैं वो सीरिया, एक और मुस्लिम कंट्री है, उससे सपोर्ट मुस्लिम्स लेते हैं, और सिविल वॉर हो जाती है, और बड़ी भयंकर वाली सिविल वॉर होती है। उसके बाद फिर जब सब कुछ तबाह हो जाता है इस देश में, तो फिर इस देश के सारे लीडर्स एक साथ बैठते हैं कि भाई सिविल वॉर को अब तो ख़त्म करना पड़ेगा, बहुत हो गया। तो ये लोग जब सिविल वॉर को ख़त्म करने के लिए बैठते हैं, तो एक सिस्टम बनाते हैं पावर शेयरिंग के लिए। क्या सिस्टम बनाते हैं, वो कहते हैं, कंट्री के जितने लीडर्स थे वो एक नया एक तरीके से लॉ लाते हैं। क्या लॉ लाते हैं, वो उसमें कहते हैं कि एज पर दीज रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बी फ्रॉम मैरिटाइम सेक्ट ऑफ कैथलिक क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, स्पीकर फ्रॉम शिया मुस्लिम। कह रहे हैं कि अब से लेबनान में ये सिस्टम रहेगा कि लेबनान में किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो वो कैथलिक क्रिश्चियन होना चाहिए। लेबनान में किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो वो कैथलिक क्रिश्चियन होना चाहिए। अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वो सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बनना है तो क्या होना चाहिए, सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होना चाहिए। और अगर स्पीकर बनना है, पार्लियामेंट का स्पीकर बनना है वहां पे, तो सिया मुस्लिम होना चाहिए। देखो पावर शेयरिंग के लिए काम किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब हर कम्युनिटी के लोगों को कुछ ना कुछ पावर्स मिल जा रही हैं। कैथलिक क्रिश्चियन जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं, सुन्नी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, शिया मुस्लिम स्पीकर बन सकते हैं, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। देखो पावर शेयरिंग यहाँ पे कर दी गई कि हर कम्युनिटी के लोग के लिए ये पोस्ट रिजर्व कर दी गई, ठीक है। अब ये जो पावर शेयरिंग थी इससे सारे लोग बड़े खुश हो गए और लेबनान में सिविल वॉर खत्म हो गई और सब लोग बड़े अच्छे से प्रेम से खुशी खुशी इस देश में रहते हैं। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब देखो जो खलील है ना वो इस सिस्टम को पसंद नहीं करता है। क्यों पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो खलील है ना वो, उसके फादर क्या है, उसके फादर एक क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और उसकी मदर क्या है, वो एक सुन्नी मुस्लिम है। लेकिन खलील जो है वो एक एथिस्ट है। एथिस्ट का मतलब समझते हो, नास्तिक है। वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, वो खुद को ना क्रिश्चियन मानता है ना मुस्लिम मानता है। वो ना क्रिश्चियन को फॉलो करता है, क्रिश्चियन को ना फॉलो करता है, ना वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता है। मतलब वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता और ना उसको फॉलो करना है। वो एक नास्तिक है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, ठीक है। और वो बड़ा ही पॉपुलर इंसान है, अपने शहर में वो बहुत पॉपुलर भी है और उसका सपना है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो और कुछ बड़ी पोस्ट पे पहुंचे। लेकिन लेबनान में जो अभी सिस्टम है उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर इसको प्रेसिडेंट बनना है तो इसको ऑर्थोडॉक्स इसको प्रेसिडेंट बनना है तो कैथलिक क्रिश्चियन होना पड़ेगा। अगर इसको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सुन्नी मुस्लिम होना पड़ेगा। अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। और अगर स्पीकर बनना है तो शिया मुस्लिम होना पड़ेगा। मतलब हर पोस्ट के लिए रिलीजन के हिसाब से हर पोस्ट फिक्स्ड है और ये तो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। तो इस हिसाब से ये तो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। भले ही ये बहुत पॉपुलर इंसान है, बहुत पॉपुलर है, पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसके, पॉलिटिकली उसको कुछ अचीव करना है, लेकिन कंट्री में जो रूल बना हुआ है ना उस हिसाब से ये बंदा जो इतना फेमस है, इतना अच्छा है, जो अगर अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है कंट्री के लिए, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि ये अपने देश के लिए कुछ कर पाए। क्यों, क्योंकि जो कंट्री में जो सिस्टम है इस हिसाब से तो ये किसी लायक नहीं, किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो खलील क्या चाहता है, खलील चाहता है कि लेबनान में ये जो सिस्टम है ना, धर्म के नाम पे पोस्ट डिसाइड की गई हैं, इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और जो बाकी कंट्री में जैसे डेमोक्रेसी रहती है वैसा सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम ला दिया जाए। मतलब कि इलेक्शन कराओ, जो जीते चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, जो जीते वो प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा सिस्टम ला दो। ये जो सिस्टम है ना कि धर्म के नाम पे पोस्ट फिक्स किए हुए, इसको ख़त्म करो। हर इंसान इलेक्शन लड़ सके, जो सबसे अधिक वोट से जीते किसी भी रिलीजन का हो वो अपनी पोस्ट को ले सके। ऐसा सिस्टम खलील चाहता है अपनी कंट्री के लिए। लेकिन देखो जब ये बात खलील करता है ना तो खलील के जो घर वाले हैं, खलील के जो एल्डर्स हैं,
वो कहते हैं कि अगर ये सिस्टम को सब लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है जो धर्म के आधार पे पोस्ट फिक्स्ड की गई ना, ये सिस्टम बहुत पुराना है और बहुत सालों से चल रहा है। और जब ये सिस्टम बना था ना, उस टाइम पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम बराबर बराबर 50-50 थे। और अभी आज की प्रेजेंट डेट में मुस्लिम लेबनान के अंदर क्लियर मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी इस सिस्टम को माना है। ये जो सिस्टम, इसको हटाए नहीं। पहले जब ये सिस्टम बना था तब जो थे क्रिश्चियंस और मुस्लिम इक्वल नंबर में थे, लेकिन अभी मुस्लिम्स क्लियर मेजॉरिटी में हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स भी इस सिस्टम को मानते हैं और किसी ने भी इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि सबका ये मानना है कि अगर ये सिस्टम जो इतने सालों से चला आ रहा है, इसको अगर हम हटा देते हैं तो फिर से कहीं सिविल वॉर ना हो जाए, फिर से कहीं झगड़े ना हो जाए, फिर से कहीं वो जो पुरानी तबाही थी वो लौट ना आए। इसलिए जो एल्डर लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो इस बात से बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कि सिस्टम को बदला जाए। वो चाहते हैं कि जैसे सिस्टम चला आ रहा है, हंसी खुशी सब लोग रह रहे हैं और धर्म के नाम पे पोस्ट डिसाइडेड है, ऐसे ही इसको चलने दिया जाए। लेकिन खलील और जो बाकी यंग लोग हैं वो चाहते हैं कि बाकी नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरह ही ला दिया जाए, मतलब सबको बराबर राइट्स रहे, जो इलेक्शन जीते उसको बना दो, ठीक है। खलील ये चाहता है, लेकिन उसके बड़े लोग जो हैं वो इसका उल्टा चाहते हैं। तो अब यहाँ पे विक्रम बेताल की स्टोरी खत्म हो रही है और आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपके पास पावर हो कि आप लेबनान का सिस्टम चेंज कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे? क्या आप खलील की तरह ही लेबनान को नॉर्मल डेमोक्रेसी बना दोगे, जहां पे हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है और जो जीतेगा वो पोस्ट एक्वायर कर सकता है, ऐसा सिस्टम लाओगे? या जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है, धर्म के नाम पे पोस्ट डिसाइडेड है, इसी सिस्टम को कंटिन्यू करोगे? या कोई अपने मन से कोई तीसरा सिस्टम बना के लेके आओगे लेबनान के लिए? आप क्या करोगे इस केस में? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है और टाइम स्टैम्प के साथ मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पता बोर्ड्स में भी आपके क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि खलील की स्टोरी से भाई आपको क्या, अगर आपके पास पावर हो लेबनान की सिस्टम को चेंज करें तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से क्यों ना कर लीजिए। बोर्ड्स में तो बोर्ड्स में बैठ के सोचना पड़ेगा आपको, तो अभी से अगर आप लिख लोगे, अभी से आप कुछ सोच लोगे दिमाग में, तो ये आपके लिए बोर्ड्स के लिए भी अच्छा रहेगा। और जितना आप इन सब बातों में एनालिसिस करोगे, जितना सोचोगे, उतनी ही आपकी थिंकिंग और शार्प होगी इन सब टॉपिक्स के ऊपर। तो टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर यहाँ पे चाहिए कि आपके पास अगर पावर हो लेबनान का सिस्टम चेंज करने के लिए तो आप क्या करोगे? क्या आप ये जो सिस्टम चला रहा है उसको ही फॉलो करोगे, या नॉर्मल डेमोक्रेसी बना दोगे कि सब लोग चुनाव लड़ो भाई, सब लोग जो जीते वो बन जाए, या कोई तीसरा सिस्टम अपने हिसाब से लाओगे? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और मुझे आंसर चाहिए इसका कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखो, अभी कुछ 42 मिनट्स हो रहे हैं, तो टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर वीडियो को पॉज करो, तुरंत लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर लगभग खत्म हो रहा है। अब हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब सर देखो, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने क्या बताया था कि पावर जो शेयर होती है ना, वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शेयर होती है। इसके साथ साथ कम्युनिटीज़ के बीच में भी पावर शेयर होती है। तो इस टॉपिक का मतलब भी यही है कि पावर को हम कैसे कैसे किस किस फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर ही ये टॉपिक है। देखो, पहले के ज़माने के लोग ये मानते थे कि अगर हम पावर को बांट देंगे ना तो कंट्री बड़ी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हें कोई फैसला लेना है तो तुम्हें 10 लोगों से पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान ली पावर बढ़ गई है, अलग अलग लोगों के पास पावर है अलग अलग चीज़ों के लिए, तो अगर तुम्हें कोई फैसला लेना है तो तुम्हें 10 लोगों से पूछना पड़ेगा, तो इसलिए फैसले लेने में और डिले होगा। तो इसलिए ये जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है, पुराने ज़माने में लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन जब से डेमोक्रेसी आई है ना, सब कुछ चेंज हो गया है। डेमोक्रेसी ने हमें ये सिखाया है कि पावर शेयरिंग ये बहुत अच्छा सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इससे तानाशाही नहीं आती, इससे कोई भी इंसान अपने आप को सुप्रीम नहीं समझता, कोई कम्युनिटी अपने आप को सुप्रीम नहीं समझती, हर किसी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, हर किसी। और इससे एक चेक्स एंड बैलेंसेस हो पाते हैं कि कोई भी इंसान अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं बना सकता। कंट्री में हर इंसान को ऊपर कुछ लिमिटेड पावर्स होती हैं, तो हर इंसान, कोई भी इंसान अपने आप को सुप्रीम नहीं बना सकता। तो इसलिए पावर शेयरिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पावर शेयरिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं? पावर शेयरिंग मतलब कि हम कैसे कैसे किस किस तरीके से हम अपनी पावर्स को बांट सकते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहला सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में पावर बढ़ती है। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है ना। कोई भी कानून है, लोकसभा में राज्यसभा में पास होगा, कानून बनाता है लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव कानून को
इम्प्लीमेंट करवाने का काम करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर पार्लियामेंट में रूल बन गया कि आज से सबको सड़क पर चलते समय हेलमेट पहनना रूल बन गया, तो अब रूल तो बन गया, लेकिन अब उसको चेक करने कौन आएगा? क्या प्राइम मिनिस्टर खुद सड़क पे आएंगे चेक करने के लिए? क्या नहीं ना, वो नहीं आएंगे। रूल चेक करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पुलिस आएगी, सिविल सर्वेंट्स आएंगे, वो सिर्फ पुलिस सड़क पे खड़े होकर सबको चेक करेगी, हेलमेट पहनो हेलमेट पहनो। तो जो लॉ बन गया उसको एग्जीक्यूट कराने का काम एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट करती है। और अगर कोई लड़ाई झगड़े हो गए, कोई डिस्प्यूट हो गया, कहीं कोई मारकाट हो गई, तो उसमें फैसले कौन लेगा? डिस्प्यूट्स को सॉल्व कौन करेगा? तो वो जुडिशरी, यानी जुडिशरी मतलब हमारी कोर्ट, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग ये जो है फैसले लेंगे कि डिस्प्यूट्स के केस में क्या न्याय करना है, ये हमारी जुडिशरी करेगी। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। नाम को पकड़ना, क्या? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। क्यों हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर? देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें क्या है? ये एक बराबर की लाइन है। मतलब क्या कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक लेवल पे ही काम करते हैं, कोई ज्यादा पावरफुल और कोई ज्यादा कमजोर नहीं होता। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, ये है, देखो, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। देखो यहां पे, देखो यहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, एक लाइन के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब कि कोई ज्यादा पावरफुल और कोई कमजोर नहीं है, तीनों के पास अपने अपने डिपार्टमेंट है और तीनों इक्वली पावरफुल है। समझ में आया ना? तीनों एक लेवल पे काम करती हैं, एक लाइन के नीचे काम करती हैं। तो ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है। एक सेम लेवल पे तीनों गवर्नमेंट काम करती है, कोई ज्यादा पावरफुल और कोई कम पावरफुल नहीं है। तीनों के पास अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से सफिशिएंट पावर है, तीनों बराबर की पावरफुल है, और इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब दूसरा देखो, दूसरा है पावर। पहला तो हमने समझ लिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में शेयर होती है। दूसरा पावर शेयरिंग जहां होती है वो होती है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे। गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल मतलब देखो, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इसके बीच में तो पावर शेयर होती है। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे देश को चलाती है, जैसे कि अभी मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, वो पूरे देश को चला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट पे अपनी अपनी गवर्नमेंट है। जैसे वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, यूपी में बीजेपी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है इस टाइम पे। तो देखो, हर स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट है, ये अपने अपने स्टेट को चलाती हैं। तो इनके बीच में, और फिर उसके बाद आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब हमारे यहाँ जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर महापालिका के चुनाव होते हैं, जो पंचायती राज में चुनाव होते हैं, उसमें सरपंच चुनते हैं, जो लोकल लेवल पे गाँव और शहरों को मैनेज करते हैं। तो गवर्नमेंट भी तीन तरह की इस तरह भी होती है। एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को चला रही है। दूसरी हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो एक स्टेट को चलाएगी। और तीसरी हो गई आपकी लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो किसी एक शहर या किसी एक गांव के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन तीनों के बीच में भी तो पावर शेयरिंग होती है, और इस पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं भैया? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन क्यों? देखो, उसको पहले वाले को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिवीजन में सब इक्वल लेवल पे काम करते हैं। लेकिन वर्टिकल लाइन कैसी होती है? वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, ऐसी होती है, ये होती है वर्टिकल लाइन। इसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उसको पूरे देश को हैंडल करना है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास थोड़ी सी कम पावर्स होती है। क्यों? क्योंकि उसको एक स्टेट को हैंडल करना है। और फिर सबसे नीचे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास सबसे कम पावर होती है। क्यों? क्योंकि उसको केवल एक शहर को ही हैंडल करना है। अब देखो यहाँ पे भी फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। सबसे टॉप पे क्या है? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे देश को संभालना है, सबसे अधिक पावर इसके पास होती है। सेकेंड नंबर पे आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट को संभालना है, थोड़ी सी कम पावर सेंटर के हिसाब से। और तीसरी आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज, जो आपके नगर निगम होते हैं और जो पंचायती राज सिस्टम होता है, इनको केवल एक गांव या एक शहर को संभालना होता है, तो इनके पास और भी कम पावर होती है। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्यों? क्योंकि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल, इस तरह की लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों बराबर होती हैं,
इसमें तीनों बराबर लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन इस वाले में, वर्टिकल वाले में बराबर लेवल पे काम नहीं कर रही हैं। इसमें ये ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो समझ में आ गया ना, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर किसको बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर किसको बोलते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। और हॉरिजॉन्टल डिवीजन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों एक लेवल पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। और वर्टिकल वाले में एक पावरफुल, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम। तो ये सिस्टम होता है। तो देखो, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर हो आपको पूरा समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अभी देखो, ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर यानी कि स्टेट्स के बीच में पावर डिवीजन होता है, ये अपने इंडिया में भी होता है और ये बेल्जियम में भी हुआ। देखो, जैसे फ्लेमिश और वलोनिया रीजन में स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई। श्रीलंका में ये चीज़ नहीं हुई। तो इस अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से ये चीज़ होती है। ठीक है, और इस वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को, यानी जो सेंटर, स्टेट और लोकल के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। अब फेडरलिज्म के बारे में पूरा चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2, जिसको मैं पूरा पढ़ना है, तो मैं उसको ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे नहीं जाऊँगा, यहाँ पे नहीं जाऊँगा, वहाँ पे तो पूरा डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसको हम बस नाम जान लो कि जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होती है उसको हम फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, FEDERAL, फेडरल सिस्टम भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो और कहाँ कहाँ पावर शेयर होती है। पावर शेयर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी होती है। सोशल ग्रुप्स के बीच में कैसे पावर शेयर होती है? जैसे याद करो, बेल्जियम में हुई थी। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई थी और उसके अंदर कहा गया था कि हर कम्युनिटी से लोग आएंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे भेजेंगे और कल्चरल मुद्दों पे वो फैसले लेगी। तो ये क्या है? सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग, मतलब समाज में जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके बीच में भी पावर शेयरिंग हो रही है। अगर अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे इसको, तो यहाँ पे जैसे कि तुमने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्शन के टाइम पे देखते होगे कि फलानी सीट SC ST के लिए रिजर्व है। मतलब इस सीट से जितने भी कैंडिडेट्स उठेंगे चुनाव लड़ने के लिए, वो सारे SC ST ही होने चाहिए और किसी से नहीं उठ सकते। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि SC ST कम्युनिटी से भी लोग, बराबर लोग पार्लियामेंट में पहुंच सकें, किसी के साथ भेदभाव ना हो पाए। अभी हमारे यहाँ डिमांड चल रही है 33% रिजर्वेशन ला दिया जाए वुमेन्स के लिए भी। मतलब वुमेन्स के लिए भी क्या होगा कि फलानी सीट से केवल वुमेन्स ही चुनाव लड़ सकती हैं। तो फिर क्या होगा इससे? वुमेन्स भी, जो इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है पार्लियामेंट के अंदर, वो भी बराबर हिस्सेदारी होगी उनकी भी पार्लियामेंट के अंदर, वो भी बराबर तरीके से पार्लियामेंट में पहुँचेंगी। तो अलग अलग सोशल ग्रुप, मतलब समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में भी इस तरीके से पावर शेयरिंग हो जाती है। मतलब SC ST हो गए, विमेंस हो गई, इनको भी इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। अब इस सीट से केवल विमेन आ सकती है, तो इस तरीके से विमेंस भी अच्छी खासी संख्या में पार्लियामेंट में पहुंचेंगी, उनको बराबर की पावर मिल गई। समझ में आ रहा ना? SC ST की सीट रिजर्व कर दी गई, तो SC ST बराबर संख्या में पार्लियामेंट पहुंचेंगे। तो इससे क्या होगा? इन लोगों को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हमारी पार्लियामेंट में, हमारे इलेक्शंस में। इनको भी इक्वल की भागीदारी, इक्वल पार्टिसिपेशन इनका भी होगा। तो ये हो गई सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग। अब चौथा और लास्ट है पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पावर जो शेयर होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होती है। कैसे पार्टीज के बीच पावर शेयर होती है? जैसे पहले के टाइम पे कांग्रेस थी, अब आ गई देश में BJP। ठीक है, तो अब पहले कांग्रेस के पास पावर थी, अब पावर किसके पास है? अब पावर है BJP के पास पे। तो देखो पावर शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? और फिर कल को कोई दूसरी पार्टी आएगी तो पावर उसके पास चली जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इस तरीके से पावर शेयरिंग होती रहती है। कभी कोई जाता है, कभी दूसरा आता है, कभी फिर पहला वाला रिपीट हो जाता है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी आगे पीछे आती जाती रहती हैं और पावर शेयरिंग होती रहती है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज कोलिएशन भी करती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं ला पाती है, तो फिर क्या करना पड़ता है? कोलिएशन, गठबंधन करना पड़ता है। कई पॉलिटिकल पार्टीज से अलायंस बनाना पड़ता है। और फिर क्या होता है? अगर मान लिया एक गवर्नमेंट बनी जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें अलायंस है, दो पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन की हुई है, तो दोनों को बराबर बराबर मिनिस्टर्स देने पड़ते हैं, दोनों को बराबर बराबर डिपार्टमेंट देने पड़ते हैं, तभी ना काम हो पाते हैं। तो इसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से भी पावर शेयरिंग कर लेती हैं। जैसे देखो, पहला तो क्या हो गया कि इलेक्शंस के थ्रू एक पॉलिटिकल पार्टी आई, दूसरी चली गई, इस तरह से पावर शेयरिंग हो गई। और कई बार जब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं ला पाती है,
तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गठबंधन कर लेते हैं, कोलिएशन कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, साथ साथ मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं। मतलब कुछ पावर तुम रख लो, कुछ पावर मैं रख लूँ, गठबंधन करके दोनों साथ साथ सरकार चला लेंगे। ऐसा सिस्टम भी होता है। तो इसको इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी पावर शेयर कर लेती हैं। दूसरा क्या है, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स मतलब बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो डायरेक्टली तो नहीं आते, लेकिन गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। कैसे प्रेशर बना सकते हैं, जैसे कि मान लिया कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल नेता है, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट से अगर तुम मेरी ये बात मानो, अब गवर्नमेंट उसकी बात नहीं मानेगी, तो उसने क्या करा, बड़ा सा मूवमेंट खड़ा कर दिया, बड़ा सा आंदोलन खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर गवर्नमेंट को बात माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो प्रेशर ग्रुप्स, इन्हीं को कहा गया है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो अपने दम पे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मनवा लेते हैं। तो इनके साथ भी तरह से पावर शेयरिंग हो रही है, इनके हाथ में भी कुछ पावर्स हैं, तभी तो गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा ले रहे हैं। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग यहाँ पे भी हो जाती है। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर भी हो जाता है ख़त्म। अगर आपको कहीं डाउट है, किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना खलील वाला, उसका टाइम स्टैम्प के साथ मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो ठीक है, टिल देन स्टे हैप्पी और स्टे सेफ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।